देखिए पेज नंबर एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 105 पर कुछ क्वेश्चन दिए, उनको हम देखेंगे। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। देखिए वातावरण जो है, इसके संपर्क में जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, जितनी भी हमारी सेल्स है ना, जैसे हम कहते हैं कि सेल्स को छोड़ दो, मानो हम गुर्दा, फेफड़ा सब की बात करें ना, लंग्स वगैरह की बात करें, किडनी की बात करें, है ना, स्टमक की बात करें, अगर इनकी सबकी बात करें, है ना, हाथों की बात करें, अगर इन सबकी बात करें, तो ये भी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं है। इनको सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये सीधे वातावरण के संपर्क में है नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट कैसे ऑक्सीजन पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, अगर वो बहुकोशिकीय जीव हैं तो उनको अंदर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, श्वसन तंत्र बनाया गया है, तभी उनकी कोशिकाओं तक ब्लड के माध्यम से क्या पहुंचता है, पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और डायरेक्ट वातावरण से पहुंचेगी नहीं, इतनी ये अपर्याप्त रहती है। समझ रहे। इसलिए इसमें लिखा गया है कि हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में समस्त कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं, अतः सरल विसरण समस्त कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। जितनी भी ऑक्सीजन सबको चाहिए वो पूरा ही नहीं होगा, है ना। या स्किन तो को मानो ऊपर के हिस्से में तो ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, तो वातावरण से वो पहुंचेगी नहीं, मतलब वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आए, तो संपर्क में आएगी नहीं तो उसको मिलेगी नहीं, इसलिए बनाया। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। देखिए अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु जीवित है या क्या है, मृत है, जीव है कि सजीव है कि निर्जीव, पता लगाने को बोले तो अक्सर यही लोग बताएंगे क्या, कि जो चल फिर रही हो वो क्या है, जीवित है, और जो चल फिर नहीं पाती हो क्या होती है, आजीवित बोले, जनरली यही बोल देते हैं। लेकिन ऐसा केवल डिफिनेशन इतनी मेन नहीं है, इतना कहने से आपका काम नहीं चलेगा। चल तो पंखे भी रहे, क्या वो जीवित हैं, नहीं। चल तो गाड़ियां भी रही, क्या वो जीवित हैं, नहीं। और रुके तो पेड़ हैं, क्या वो निर्जीव हैं, नहीं। समझ रहे। तो अगर क्या होता है कि अगर वो कोई जीवित चीज है तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर वो जीवित है तो उसमें जो टूट फूट होगी उसमें ये फिर होना चाहिए कि वो उसकी क्या कर सके, अपने आप उसकी मरम्मत हो सके, क्या हो सके उसकी, अपने आप अगर कोई घाव होगा तो वो क्या हो सके, उसका भर सके, तो समझ जाना वो क्या है, वो फिर वो जीवित है। क्या है वो, जीवित। अगर वो अपने आप उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है, शरीर का अनुरक्षण का कार्य नहीं हो पा रहा है, अगर कोई मरम्मत टूट फूट हो गई, अगर उसकी अपने आप मरम्मत नहीं हो पा रही है, तो फिर वो चीज जीवित नहीं। जीवित होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, टूट फूट की अपने आप क्या होनी चाहिए, उसमें मरम्मत होना चाहिए, उनका भरना चाहिए। समझ रहे। और ये अणुगत, उसमें जो अणुगत होते हैं, जो ये पूरा शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से, छोटे छोटे अणुओं से कह सकते हैं बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, ये सब गतिशील होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सब गतिशील होने चाहिए, मतलब ये अपना वर्क करते रहना चाहिए। कोई कहीं टूट फूट हो जाए तो कोशिकाओं द्वारा तो क्या हो सके, ये उसके द्वारा वो चीज भर सके। समझ रहे, तो समझो वो चीज क्या है, जीवित है। अगर वो किसी में ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तो वो चीज जीवित नहीं मानी जाएगी। इसीलिए देखिए लिखा गया है उत्तर में कि सजीवों को अपनी संरचनाओं की मरम्मत एवं रख रखाव करना आवश्यक है ना। अपनी संरचनाओं को क्या करनी चाहिए, कहीं कोई टूट फूट हो जाए तो उसकी क्या हो जाए, मरम्मत हो जाए, रख रखाव करना आवश्यक है। ये समस्त संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी है। किससे मिली है, अणुओं से मिलकर बनी हुई है। इसलिए जीवित वस्तु में हर समय अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी। आइए पूरा अगर क्या शरीर किससे बना हुआ है, सारी संरचनाएं किससे बनी हुई हैं, ये अणुओं से बनी है। और फिर अणुओं में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हर टाइम उनको क्या, वो इंसान में क्या होना, जो जीवित चीज उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि अणु फिर क्या हो, उसके गतिशील रहना चाहिए। वो रुक गए जिस दिन ऐलान हो जाए। ठीक है, इसलिए जीवित वस्तु में हर समय क्या होना चाहिए, अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। अतः अदृश्य
अणुगति, जो अदृश्य अणुगति होते हैं, जो अणुओं की गति होती है, वो जीव के जीवित होने का क्या होती है, प्रमाण होते हैं। अगर जीव में, किसी जीव में अगर ये अदृश्य जो अणु होते हैं वो अगर गतिशील रहते हैं तो इसका मतलब है कि वो जीव जो है वो क्या है, जीवित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 3। कह रहा किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, मतलब हम किन किन की चीजों को लेते हैं। तो एक तो नंबर 1 क्या हो जाता है, भोजन। क्या लेते हैं हम, भोजन। एक तो भोजन को हम लेते हैं। नंबर 2 और क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन। क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन। और हम क्या लेते हैं, और हम लेते हैं नंबर 3 क्या लेते हैं, जल लेते हैं। क्या लेते हैं, जल। और इन्हीं जीव, जितने भी जीव हैं, इन सामग्रियों को क्या करते हैं, इन कच्ची सामग्रियों का यूज करके और अपना जीवन पालन करते हैं, नहीं करते। इन कच्ची सामग्री, किसका, भोजन, ऑक्सीजन और जल, इन कच्ची सामग्रियों का क्या करते हैं, सभी जीव यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, मतलब जीवन को चलाने के लिए किन किन चीजों को हमको जरूरत पड़ती है। नंबर 1 लिख सकते हैं आप, क्या, पोषण। क्या जरूरत पड़ेगी, पोषण। नंबर 2 क्या जरूरत पड़ेगी हमको, शोषण। क्या पड़ेगी, शोषण। किसकी जरूरत पड़ेगी, शोषण की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3 किसकी जरूरत पड़ेगी, उत्सर्जन। किसकी जरूरत पड़ेगी, उत्सर्जन की जरूरत पड़ेगी, उत्सर्जन। और नंबर 4 किसकी जरूरत पड़ेगी, वहन। किसकी, वहन की जरूरत पड़ेगी। देखिए पेज नंबर 111 पे कुछ क्वेश्चन दिए, उनको हम आज देखेंगे। तो इसका पहला नंबर, इसका क्वेश्चन इस पेज पर दिया हुआ है, वो हमसे कह रहा है, ये आपको एनसीईआरटी की बुक से हम आपको बता रहे हैं। ये कह रहा है स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो ये स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण हमने आपको लिखाया है, आप उसी से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। स्वयं पोषी पोषण वे होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं, जबकि विषम पोषी पोषण वे होते हैं जो हरे पौधों पर या अन्य जीव जंतुओं पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो ये डिफरेंस लिख सकते हैं। दूसरा ये लिख सकते हैं कि जो स्वयं पोषी पोषण होते हैं उनमें क्या होता है, स्वयं पोषी पोषण जो होते हैं वो क्या होता है उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि विषम पोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और हमें लिख सकते हैं, देखो जो स्वयं पोषी पोषण होता है किसमें होता है, हरे पौधों और नीले हरे शैवालों में पाया जाता है, जबकि जो विषम पोषी पोषण होता है वो जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंस है, ये तो हमने आपको लिखा है, इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 कह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करता है। पहले बात तो आपको यह पता होना है कि कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है। तो पौधा जो कच्ची सामग्री नंबर 1 उस प्राप्त करता है वो क्या प्राप्त करता है, आप लिख सकते हो उसमें CO2। क्या लिख सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 क्या लेता है ये, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लिख सकते हो। और नंबर 3 हम क्या लिख सकते हैं, इसमें जल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जल। और क्या लिख सकते हैं हम, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। इतनी चीजें तो क्या होना चाहिए, पेड़ को मिल जाना चाहिए, पौधों को मिल जाना, तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। ये CO2 कहां से लेते हैं, वातावरण से। कहां से लेते हैं, ये CO2 वातावरण से रंध्रों के द्वारा पेड़ क्या करते हैं, लेते हैं। और क्लोरोफिल, उनकी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो उन्हीं की पत्तियों में पाया जाता है। और जल, ये पौधे जमीन से जड़ों के द्वारा पानी को क्या करते हैं, अवशोषित करके पूरे शरीर, पूरी पत्तियों तक, सब कहीं तक क्या करते हैं, ये पहुंचाते हैं। और सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य की रोशनी से यानी सूरज से इसको क्या होता है, मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपको क्या बोल रहा है, कह रहा हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो आप सभी जानते हैं, हमने बताया है कि जो कौन सा अम्ल निकलता है हमारे आमाशय में, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे भोजन आसानी से क्या हो जाता है, पच जाता है। और ये भोजन चूंकि सबसे ज्यादा टाइम तक भोजन हमारे आमाशय में ही रहता है, तो उसको ये सड़ने से भी क्या करता है, बचाता है। और आने वाले कीटाणुओं रोगाणुओं को भी ये क्या करता है, मारता है।
उससे भी हमारी क्या करता है, सुरक्षा। और जो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है उसकी क्रियाशीलता को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। समझ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। और ये हमसे बोल रहा है पाचक एंजाइमों का क्या अर्थ कार्य है। क्या बोल रहा, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो जो पाचक एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को किसमें बदल देते हैं, एमिनो अम्ल में। क्या बदल देते हैं वे, प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं उसको क्या करते हैं, वो प्रोटीन को ये लोग किसमें बदल देते हैं, एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। किसमें, एमिनो अम्ल में चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी सेल्स प्रोटीन को ऑब्जर्व नहीं करती, प्रोटीन को नहीं पहचानती, वो किसको पहचानती हैं, एमिनो अम्ल को। जैसे प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदलता है उसको सेल्स अवशोषित कर लेते हैं, उस सेल्स के लिए वो काम करती है। ठीक है। दूसरी चीज है, और क्या होता है, और क्या करता है एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको किसमें बदल देता है, एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज में क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज में क्या करता है, बदल देता है। समझ रहे। नंबर 3 एक और है, जो वसा होती है, वसा क्या होती है, जो वसा, वसा को क्या करता है, एंजाइम वसा को क्या करता है, वसी अम्ल में बदल देता है, वसी अम्ल में बदल देता है। या हम कह सकते हैं क्या, इस किसमें बदल देता है, ये देखिए वसा को वसी अम्ल में बदलता है, या किसमें बदल देता है, ये ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें, ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसमें बदल देता है, ये ग्लिसरॉल में बदल देता है। इतनी बातें होती हैं, समझ रहे हैं। जो एंजाइम होता है वो एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदल देता है, एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में, और वसा को किसमें बदलता है, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में। हम कह दें कि हम डायरेक्ट गेहूं फांक के खाएंगे, क्या खा पाएंगे, नहीं खाएंगे, खा भी सकते हैं लेकिन वो अच्छे टेस्ट नहीं, खा ही नहीं सकता कोई आदमी। या कहते जो धान ऐसे न है बगैर उसे चावल निकले हो ऐसे खाएंगे तो मुंह में भुक जाएंगे, वो तो इंसान को बेकार कर देंगे मुंह उसका, तो उसका कोई टेस्ट नहीं मिलेगा। कहेगा कोई हम आलू ऐसे खाएंगे कच्चे, नहीं खा सकता। क्यों, क्योंकि मुंह उन चीजों को नहीं ले पाता है, मुंह उन चीजों को समझता नहीं है, उनको उसको अच्छा नहीं लगता है। इसी तरीके से जो हमारी सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो डायरेक्ट ना तो कार्बोहाइड्रेट को लेती हैं, ना पहचानती हैं, ना तो वो क्या करती हैं, वसा को डायरेक्ट लेती हैं, नहीं पहचानती हैं, और ना तो किसको लेती हैं, प्रोटीन को लेती हैं। जब इनका पाचन होता है, जब एंजाइम क्या करते हैं, वही हमने तुमको बताया कि जहां एंजाइम होगा वहीं पाचन होगा, जहां एंजाइम नहीं वहां पाचन नहीं। तो एक तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन शुरू हो जाता है, वहां जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं। और जो प्रोटीन होती है इसका कहां पाचन होता है, हमारे आमाशय में होता है। और ये प्रोटीन को किसमें बदल देते हैं, प्रोटीन को किसमें बदल देते हैं, एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। और जो वसा होती है, वसा उसको वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, जिनको हमारी सेल्स जो है पहचानती हैं, वो उनका भोजन है। और वो जब उसको पा जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज पाती हैं, और साथ में आपको ऑक्सीजन पहुंच जाती है ब्लड के द्वारा, और उसके बाद उसकी रिएक्शन हो जाती है, तो साथ में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी जल, और क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, जिसको आदमी कंटिन्यू क्या करता है, खर्च करता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अवकल्पित किया गया है। देखिए इसमें जो भोजन होता है जब वो पच जाता है, पचने के बाद कहा जाता है, वो छोटी आंत, आमाशय के बाद कहा जाता है छोटी आंत, वहां भी कुछ चीजों का पाचन होता है। और वही क्या होता है, अवशोषण भी होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ये क्षुद्रांत में, छोटी आंत में ही क्या है, बहुत सारे ऊपर ने क्या बना रखे हैं, दीर्घ रोम बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, दीर्घ रोम। रसा अंकुर बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, रसा अंकुर। और वो भोजन में जो पचा हुआ भोजन में जो एमिनो अम्ल है, ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल है, उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू अवशोषित करते रहते हैं। और जब ये बहुत सारी संरचनाएं,
बहुत सारी बनाई हैं, तो संरचना बनाने के बाद इसलिए बनाई ताकि उसका क्षेत्रफल क्या हो जाए, ढेर सारा क्षेत्रफल काफी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और जिससे उन चीजों का क्या हो, अवशोषण अधिक हो जाए। अवशोषित होने के बाद वो चीज किसमें मिल जाती है, ब्लड में मिल जाती है। कौन चीज, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल और क्या, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल मिलने के बाद ये वाहन मीन्स पूरा जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड, उसमें मिलकर के पूरे शरीर में एक एक कोशिकाओं तक क्या होता है, पहुंचा दिया जाता है। ये इसमें बताया गया है। ठीक है, देखिए क्या बोला इन्होंने, कहा है पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है, छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत की संरचना इस प्रकार से है कि कुल सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या होता है, इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण का क्षेत्र बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो अवशोषण का क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः पाचित भोजन अधिक मात्रा में अवशोषित होकर रक्त में पहुंचता है और फिर इसका वहन पूरे शरीर में होता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में बहुत बड़ी संख्या में क्या पाई जाती हैं, अंगुलियों समान दीर्घ रोम होते हैं। ये दीर्घ रोम भोजन के अवशोषण के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं, है ना। अगर कम ही होता क्षेत्र तो फिर सब अवशोषित नहीं कर पाते। क्षेत्र बढ़ गया क्योंकि बहुत सारे दीर्घ रोम बना दिए हैं, रसांकुर निकले हुए हैं, जिसके उसको अगर काट के फैलाया जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा, सारी चीजें जितनी भी वो सब क्या हो जाएंगी, अवशोषित हो जाएंगी। अवशोषित हो जाने के बाद ब्लड के द्वारा सेल तक पहुंच जाएगा, और सेल जैसे ही पा जाता है यहाँ से ग्लूकोज, फिर ब्लड के ही द्वारा क्या पहुंच जाता है, ऑक्सीजन, रिएक्शन हो जाती है और मिल जाती है आपको क्या, ऊर्जा, जिसको हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, अपने कामों में यूज कर रहे हैं। ठीक।